50% वो मान गया। साथ ही साथ मैं आप लोगों को भी बताना चाहता हूँ कि अंग्रेज लोग कोई हवा नहीं है, कोई बाघ नहीं कि खा जाएगा। आप लोग आज पैसा मैं मेरे वजह से वापस नहीं हुआ है, आप लोग जो एकजुटता दिखाए, एकता दिखाए, उसके वजह से वापस हुआ है। तो आज मैं था इसलिए आप लोग लड़ दिया, कल मैं नहीं रहूंगा तो फिर कोई हड़प लेगा, तो क्या आप गांधी खोजते फिरिएगा? आप लोग एकजुट रहिए, अपना अधिकार का के लड़िए। देखिए पैसा आप लोग कैसे वापस नहीं होगा, या फिर कोई आपसे कोई अन्याय कैसे कर लेगा। तो आप लोगों को भी एकजुटता का पाठ मैंने पढ़ाया, तो सारे किसान लोग फिर मान गए। इस तरीके से क्या हुआ कि गांधी जी के प्रयासों से न सिर्फ पैसा वापसी हुई, बल्कि बंधुआ मजदूरी की भी वहां समाप्ति हो गई। लेकिन गांधी जी देख रहे थे, पूरे इलाके का तो दौरा उस समय किए हुए थे। आपको पहले बता चुके हैं बच्चों कि गांधी जी जब वो पूरा भारत का भ्रमण किए तो उनको पता चल गया कि अगर हम लोग देश की आज़ादी ले भी लेते हैं तो इन गरीब गुरबों तक देश की आज़ादी का सही फल नहीं पहुंच पाएगा। कुछ चंद जो पढ़े लिखे लोग हैं, जो ऊंचे वर्ग के लोग हैं, उन लोगों तक ये पहुंच सीमित रह जाएगा। उनको जगाना बहुत जरूरी है। इसीलिए गांधी जी जब पैसा वापसी हो गए तो वहां से वापस नहीं हुए, वो नहीं चले गए गुजरात, बल्कि वहां दौरा किया। और दौरा करने के बाद पता चला इन लोगों को, गांधी जी को, कि यहाँ पर गरीबी है, बीमारियां हैं, गंदगी है, अशिक्षा है। इसलिए गांधी जी क्या किए कि पूरे चंपारण में 6 जगह स्कूल खुलवाए। और स्कूल कैसा है, आप लोग जो 5 स्टार होटल जैसा आज नहीं, आज के जैसा नहीं, मिट्टी का दीवार, खपड़ का छत, स्कूल खुलवाए 6 जगह। और वहां के पढ़े लिखे लोगों से आह्वान किए कि आप लोग सामने आइए, पढ़े लिखे युवाओं से, जो 6 महीना फ्री पढ़ा सकता हो। तो बहुत सारे युवक लोग आगे आए, बहुत लोगों की पत्नियां जो पढ़ी लिखी थी वो आगे आई, बहुत लोग जो पढ़ लिख के चले गए थे दिल्ली बम्बई कमाने, वो सभी आ गए। और गांधी जी सब पैदल जा करके पूरे चंपारण में 6 जगह जहाँ स्कूल खुलवाए थे, सब जगह पैदल जा करके समझाते थे कि ऐसे रजिस्टर मेंटेन करना है, ऐसे एडमिशन लेना है, ऐसे अटेंडेंस लेना है, ऐसे परीक्षा जांच लेनी है, ऐसे ये करना है। सब लोग को पता नहीं था कि स्कूल कैसे चलाया जाता है। तो सब जगह पैदल जा करके सबको बताए और स्कूल चलने लगा। 6 महीने तक फी बच्चों से नहीं लिया गया। 6 महीने के बाद बच्चों से फी लिया जाने लगा, और वही फी से फिर शिक्षक लोग अपना वेतन लेते थे। तो ये सारा प्रक्रिया चालू करवाया गांधी जी। उसके बाद देखें गांधी जी कि यहाँ पर बहुत सारी बीमारियां भी हैं। तो गांधी जी क्या किए कि 6 जगह हॉस्पिटल खुलवाए। और हॉस्पिटल ऐसा नहीं जैसे आप लोग यहाँ देख रहे हैं, शहर में देखते होंगे बड़ा बड़ा 5 स्टार होटल जैसा, वैसा नहीं। वही मिट्टी का दीवार, खपड़ का छत। और डॉक्टरों से आह्वान करवाया कि 6 महीना जो फ्री डॉक्टर लोग काम कर सकते हैं, सामने आइए। तो जो उस टाइप के थे, बैल टाइप के या डॉक्टर टाइप के, वो आगे आए। और बच्चों, उस समय में दवाओं का इतना निर्माण नहीं था कि आप बाजार निकले तो कौन कौन है, पैरासीटामोल का क्या ले ली, उस समय 3 ही दवा थी उस समय। कौन कौन? जैतून का तेल, सल्फर का मलहम और कुनैन का पत्ता, यही 3 दवा था। अगर किसी को खुजली हो जाती थी तो सल्फर के मलहम में जैतून का तेल डाल करके लगाने से उसको ठीक हो जाता था। अगर किसी को बुखार हो गया तो कुनैन के पत्ते में जैतून का तेल डाल करके उसको गर्म करके लगाते थे तो ठीक हो जाता था। इस प्रकार से सभी बीमारियां ठीक की जा रही थी। अब गांधी देखे कि यहाँ पर बीमारियां क्यों पैदा हो रही है भाई इतना ज्यादा, तो उन्होंने पाया कि गंदगी बहुत ज्यादा है। तब गांधी जी क्या किए, साफ सफाई का अभियान चलाया। गांव गांव जा करके बोलते थे कि अंग्रेज मानते हैं कि अंग्रेज लोग है तो वो आपका घर तो झाड़ू लगाने नहीं आएगा ना, आपको अपना घर गांव खुद साफ करना पड़ेगा। तो गांधी जी खुदे झाड़ू लगाने लगते थे, खुदे नाली साफ करने लगते थे। तो सब बोलते थे कि अरे गांधी जी खुद कर रहे हैं, तो सब लोग फिर पीछे से लगते थे। इस प्रकार से गांव गांव साफ होने लगा।
घर घर साफ होने लगा। अब गांधी जी क्या देखे कि यहाँ लोग खुले में लोटा लेके जाते हैं। आप सभी बच्चे समझ रहे हैं, खुले में लोटा लेके जाना। तो ये भी बंद करवाए गांधी जी, बोले कि नहीं, खुले में आप लोग लोटा लेके जाते हैं बाहर, उससे गंदगी बदबू फैलती है, बीमारियां फैलती है। उन्होंने क्या किया, सभी गांव वालों को कहा कि आप लोग सभी मिल करके एक जगह गड्ढा कीजिए और एक जगह गड्ढा करके उसमें जो करना कीजिए। जब गड्ढा भर जाए तब उसको ढक दीजिए, फिर दूसरा गड्ढा खोदिए। ऐसा उन्होंने कहा। तो सभी बच्चों ध्यान दीजिएगा कि इस चैप्टर में ये लाइन लेखक साहब चाहते तो हटा सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। क्यों? क्योंकि गांधी जी की जो राजनीति थी वो हवाई हाथ हिलाने वाला नहीं थी। गांधी जी की राजनीति लाखों करोड़ों लोगों के, गरीब गुरबा के जो आम जीवन की जो समस्याएं थी, उन समस्याओं को लेकर राजनीति करते थे। इसीलिए उन्होंने ऐसा लिखा, इस लाइन को लिखा हुआ है यहाँ पर। लाइन बाय लाइन पढ़ेंगे तो आपको दिखा देंगे। तो जो वास्तव में महान होते हैं ना, वो गरीब गुरबों के बीच बैठते हैं, उनके गरीब गुरबों को लेकर के चलते हैं। उन लोग को उसको ऐसा महसूस नहीं होता कि हम गरीब के बीच बैठेंगे तो हमारा महानता कम हो जाएगा, बल्कि उसकी महानता बढ़ जाती है। जो लंबा होता है कुआं में भी लंबा रहेगा और पहाड़ों पर लंबा रहेगा, लेकिन जो वास्तव में नाटा है वो जो कुआं में भी नाटे रहेगा और पहाड़ पर भी नाटे रहेगा। तो इतिहास के पन्ने इस बात के गवाह देते हैं कि चाहे वो राम जी आए हों, सबरी के जूठे बैर खाए, चाहे भगवान कृष्ण आए हों तो ग्वाल बालों के साथ जूठे मक्खन खाए, प्रभु यीशु आए तो चरवाहों के साथ मिलकर रहते थे। यानी कि जितने भी महान पुरुष आए वो गरीब गुरबों को साथ में लेकर के चले। तो ये उनकी महानता थी गांधी जी का। उसके बाद गांधी जी क्या देखे यहाँ पर कि हम पुरुषों को तो समझा सकते हैं, लेकिन महिलाएं बहुत गंदी रहती हैं, महिलाओं को कैसे समझाया जाए। तो उन्होंने अपनी पत्नी कस्तूरबा जी को गुजरात से यानी कि पोरबंदर से बुला लिया। तो कस्तूरबा जी भी आ गई और उनके छोटा बेटा देवदास गांधी भी आ गया साथ में। और कस्तूरबा जी सारे चंपारण के महिलाओं को जाके समझाती थी कि तुम लोग साफ सफाई से रहो। मानते हैं कि कपड़ा तुम्हारा फटा रहेगा, चलेगा, लेकिन गंदा नहीं रहना चाहिए, गंदा रहने से बीमारियां बढ़ती है। तो एक महिला क्या की कि कस्तूरबा जी का हाथ पकड़ी और दंदनाते हुए उसके अपने घर ले गई। उसका घर छोटा सा घर है ये था, और बोलने लगी महिला कस्तूरबा जी को कि देखिए यहाँ पर मेरे घर में ना कोई बक्सा है ना कोई अलमारी है, और जो साड़ी मैं पहनी हूँ वो एकमात्र यही साड़ी है, ये है, और आप कहती हैं कि साफ सफाई रहने के लिए, तो कैसे रहेंगे। कस्तूरबा जी बात को गांधी जी बताया कि ऐसी बात है। तब गांधी चरखा सिस्टम लागू किए कि खुद जो है कि कपड़ा बुनिए, खुद पहनिए। मानते हैं कि वो कपड़ा मोटा होगा, खद्दर होगा, लेकिन तन तो ढकेगा, बाहर हमको खरीदने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तब गाँव लोग जो है कि खुद रुई माने क्या कहते हैं, रेशम उगाने लगे और रुई तैयार करने लगे, खुद चरखा में काट करके सूत को बना करके फिर जो है कि उसको बुनते थे और खुद पहनते थे। इस प्रकार से गांधी जी उस इलाके में, पूरे चंपारण में, न सिर्फ शिक्षा, स्वास्थ्य, साफ सफाई, बल्कि आत्मनिर्भरता का भी पाठ पढ़ाए। अब गांधी जी को और भी दूसरी जगह जाना था, बहुत दूसरी जगह से बुलावा आ रहा था कि आप यहाँ आइए, क्योंकि चंपारण का जो मामला हिट हो गया, यहाँ भी सफलता जो वो झंडा गाड़ दिए, तो भारत के और भी कोने से लोग बुलाया जा रहा था कि आप यहाँ आइए, यहाँ आइए, यहाँ भी परेशान कर रहे हैं लोग, अंग्रेज लोग, यहाँ भी ऐसे हो रहा है, यहाँ भी वैसे हो रहा है, उनको जाना था। इसी बीच क्या हुआ कि एक अंग्रेज ऑफिसर था जो गांधी जी का भक्त था, जिसका नाम था CF एंड्रयू, चार्ल्स फैरर एंड्रयू, CHARLES फैरर, FARRAR,
एंड्रयू, ANDREW, वो माने ऑफिसर था और उसका ट्रांसफर जो है फिजी आइलैंड हो रहा था। फिजी एक देश है जो छोटा सा टापू है, वहां पर उसका ट्रांसफर हो रहा था। आपको पहले बता दें बच्चों कि उस दौर में पूरा विश्व एक ही देश के कब्जे में था और उसका नाम था इंग्लैंड। और वहां उस समय सरकारी नौकरी करने का मतलब है कि आप इंग्लैंड सरकार के अंतर्गत काम कर रहे हैं, तो आपकी ट्रांसफर जो है कि विश्व के किसी भी कोने में हो सकती है, क्योंकि पूरा विश्व पर कब्जा कर लिया था। जैसे एक उदाहरण देते हैं, आप उदाहरण समझ सकते हैं। आज आप भारत में रहते हैं और भारत में झारखंड में रहते हैं, तो झारखंड सरकार के अंतर्गत जो नौकरी है, जैसे शिक्षक की नौकरी, दरोगा की नौकरी, ये सब झारखंड सरकार के अंतर्गत है। तो आप इसमें अगर आप हैं तो ये मान के चलिए कि झारखंड में कहीं भी आपका ट्रांसफर हो सकता है। लेकिन केंद्र सरकार की अंतर्गत जो नौकरी में आप हैं, जैसे रेलवे की नौकरी है, बैंकिंग है, सेना है, अगर इसमें आप हैं तो देश के किसी भी कोने में आपका ट्रांसफर हो सकता है। तो उस समय जो लोग सरकारी नौकरी में थे वो विश्व स्तर के सरकार के अंदर काम करते थे, इसीलिए उसका ट्रांसफर कहीं भी हो जाता था। मदर टेरेसा जो थी शिक्षिका थी, उसका ट्रांसफर इंग्लैंड से हुआ था जर्मनी, और फिर जर्मनी से हो गया कोलकाता। तो कोलकाता में जब यहाँ गरीब लोगों को जब देखी तो उनका हृदय पसीज गया, फिर यहीं पर रह गए, नौकरी छोड़ दी। तो मेरे कहने का तात्पर्य यह था कि वो जो CFNDO जो था उसका ट्रांसफर फिजी आइलैंड हो रहा था, चंपारण से फिजी आइलैंड में। तो वो चाहता था कि हम अपना ट्रांसफर रुकवा दें एप्लीकेशन वगैरह दे करके, और हम चंपारण में रह जाएं और हम भी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में जुड़ जाएं और गांधी जी के साथ मिल करके देश की आज़ादी में अपना भाग लें। लेकिन वो खुल के गांधी जी के पास बोल नहीं पा रहा था। तो भारतीय वकीलों को वो बोला ये बात कि ये बात आप जो लोग हैं, मेरा बात गांधी जी के पास ले जाइए कि हम ऐसा चाहते हैं। सारे वकील लोग गए गांधी जी के पास कि गांधी जी, आपका जो चेला है ना CFNDO, वो ट्रांसफर तो हो रहा है, लेकिन वो चाहता है कि हम ट्रांसफर रुकवा करके यहीं चंपारण में रह जाएं और गांधी जी के साथ मिलकर देश की आज़ादी में अपना भाग दें। तब गांधी जी वकीलों को डांटे। कितनी बार डांट रहे बच्चों? तीसरी बार। पहली बार कहाँ डांटे थे? मुजफ्फरपुर। दूसरी बार कहाँ डांटे थे? चंपारण, वहाँ कोर्ट के बाहर। तीसरी बार यहाँ डांट रहे हैं। भारतीय वकीलों को डांटे, बोले कि मानते हैं कि वो मेरा चेला है और मैंने हम लोग के पार्टी में रहेगा तो कोई गड़बड़ी नहीं फैलाएगा, लेकिन है तो एक अंग्रेज, और इस असमानता की लड़ाई में एक अंग्रेज कुछ नहीं कर सकता है। और आप लोगों के द्वारा जो समस्या हम लोग के मेरे पास जो लाए हैं, ये दर्शा रहा है कि आप अपनी समस्या का हल किसी अंग्रेज में ढूंढ रहे हैं। अगर हिम्मत है तो अपनी खुद लड़ाई खुद लड़के देखिए, खुद लड़िए, किसी के कांधे पर बंदूक रखे गोली मत चलाइए। तो गांधी जी डांटे वकीलों को, तो सब वकीलों चुप। राजेंद्र बाबू वहीं पर थे। राजेंद्र बाबू बोलने लगे और राजेंद्र बाबू के इसी स्टेटमेंट से कहानी, ये चैप्टर भी समाप्त हो जाता है। उन्होंने कहा, मैंने लिखे, बोले कि गांधी जी हम लोग के दिलो दिमाग को सही तरह से पढ़ लिए थे और उन्हें चंपारण की समस्या को तो सटीक हल निकाला, और उनके प्रयासों से न सिर्फ देश को आगे चल के आज़ादी मिली, बल्कि मजदूरी की भी समाप्ति हो गई और देश आत्मनिर्भर भी बना। तो इस प्रकार से आत्मनिर्भरता, देश की आज़ादी और बंधुआ मजदूरी की समाप्ति, ये तीन मोती हैं और तीनों मोती एक ही धागे में पिरोए हुए हैं। इसके साथ ये चैप्टर समाप्त होता है। लेकिन बच्चों, मैं कुछ इसमें और बताना चाहता हूँ। गांधी जी एक जगह इसी में बोले हैं, लिखे हैं, विभिन्न लाइन में पढ़ेंगे बताएंगे। जब गांधी से पूछा गया कि आपने बड़ा अच्छा चंपारण की समस्या का हल निकाल दिए,
तो मैं कहा कहाँ मैंने कुछ किया, मैंने कुछ नहीं किया। मैंने सिर्फ इतना किया कि भारतीय लोगों को बता दिया कि एक बाहरी हमको अपने घर में कैसे रहना है वो आदेश नहीं दे सकता है। बच्चों, आप लोग सब अपना घर में रहते होंगे, एक पड़ोसी आपको कहे कि आपको ऐसे रहना तो आपको अच्छा लगेगा। तो उसी प्रकार से मैंने भारतीयों को समझाया कि एक बाहरी हमको कैसे अपने घर में रहना है वो हमको नहीं समझा सकता है। मैंने कुछ नहीं किया, मैंने सिर्फ लोगों को जगाया और जगा करके आज़ादी से जोड़ दिया और कुछ नहीं किया। और सही भी है बच्चों, देख लीजिए, जब वो चंपारण जा रहे थे राजकुमार शुक्ला के साथ, उनको पता तक नहीं था कि चंपारण में हुआ क्या है। वो कभी भी लोगों से ये नहीं कहे कि हाँ जी हम आगे हैं, तुम लोग पीछे पीछे रहो, हम लड़ेंगे तुम्हारे लिए, ऐसा कभी नहीं कहे। वो लोगों को लड़ना सिखाए कि आज हम हैं तो लड़ देंगे, कल कौन लड़ देगा। तो गांधी जी आज़ादी की लड़ाई में उनका जो रोल था वो इतना ही था कि लोगों को आज जगा करके और आज़ादी से जोड़ दिए, बस इतना ही रोल था। वो कभी भी आज़ादी की लड़ाई नहीं कि हम लड़ रहे, चलिए हम आगे आगे हैं और पीछे रहे, हम लड़ देंगे। गांधी जी की भूमिका आज़ादी की लड़ाई में सिर्फ इतना ही थी, इतना कि मैं एक उदाहरण से आपको समझा सकते हैं। मैं अपने गांव में टुल्लू मशीन लिया था। टुल्लू मशीन आप सब बच्चे समझते होंगे, पानी फेंकने वाला जो होता है बाहर पानी पटाने के लिए। तो एक बार खराब हो गया। अब खराब हो गया तो मिस्त्री, लोकल मिस्त्री को पकड़ के लाए, वो खोला, लगाया, स्टार्ट नहीं हुआ, फिर खोला, लगाया, स्टार्ट नहीं हुआ, 3-4 बार ऐसे किया, नहीं हुआ स्टार्ट। तो भरथम्बा एक जगह है हम लोग आसपास में ही, आप लोग सब जानते होंगे। वहाँ से एक मौलवी साहब, अच्छे अब हैं कि नहीं पता नहीं, लेकिन उस ज़माने में थे, तो उनको लाए, वो अच्छे जानकार थे। वो जब आए तो जो पहला मिस्त्री जो था, जो लोकल जो था, वो संजोग से सब पाठ पूजा खोले हुए थे। ये मौलवी साहब अपना हाथ नहीं लगाया, वो सारे पाठ पूजा को देख लिए, देख के बोले, उसी को बोले, तो लोकल जो था उसी से कि इसको जोड़ी, सब मैंने जोड़िए सब। तो वो जो है सब फिर लगा दिया, सेट कर दिया। उसके बाद बोले कि स्टार्ट कीजिए, स्टार्ट कर दिया, स्टार्ट नहीं हुआ। तो मौलवी साहब अपने थैला में से हथौड़ी निकाले, हथौड़ी निकाल करके और टुल्लू मशीन के कोनों में मारे टन से, और टन से मारे तो स्टार्ट हो गया, चलने लगा बढ़िया। तो वो डिमांड किया 400 रुपया मौलवी साहब, और उसका डिमांड था 2100 रुपया। तो हम लोग बोले कि देखिए साहब, वो बेचारा कभी आया हुआ है और 2100 रुपया लेगा, आप खाली हथौड़िया से टन से मार दे 400 लीजिएगा। तो उन्होंने कहा कि देखिए, यहाँ जो चार्ज है वो खोलने लगाने का नहीं है, बीमारी पकड़ने का है। बोलिए हमको भी बार खोलते लगाते रहते हैं, लेकिन उससे बनेगा थोड़े। बीमारी कहाँ कैसे उसको ठीक करना है उसका चार्ज में है। गांव का डॉक्टर देखते होंगे आपसे बच्चे, झोला छाप डॉक्टर होता है, बड़ा दवा लिख देता है, एकदम पूरा लिस्ट तैयार। लेकिन बड़ा बड़ा डॉक्टर देखिए जिसका चार्ज हाई फाई है, एगो डॉक्टर एगो दवा लिखेगा, भेलोर चल जाइए, भेलोर कितना बड़ा बीमारी है, एगो दवा लिखेगा, बस एक दवा ठीक होगा। अगर गांव का डॉक्टर देखिए एकदम इतना बड़ा डॉक्टर लिख दिया, उसको लगता है कि नहीं तो ये ठीक हो जाएगा, नहीं तो ये ठीक हो जाएगा। तो उसी प्रकार से गांधी जी की जो भूमिका थी आज़ादी के लिए, उतना ही टन से मारने की थी। टन से मार दिए, जैसा आज़ाद हो गया। अच्छा, एक चीज़ और आपको बताना चाहूँगा इस चैप्टर के माध्यम से, कि गांधी जब वकीलों को पहली बार डांट रहे थे, याद होगा आप लोग को, तो उन्होंने कहा कि ये किसानों और मजदूरों के हृदय में डर समाया हुआ है, जिस दिन ये डर निकल जाएगा उस दिन अपना ये हक मांग लेंगे। तो बच्चों ये बताइए कि आज़ादी के कितने साल हो गए? 70-75 साल हो गए ना जी। क्या आज भारतीय किसानों के हृदय से BDO, CO, SP, DSP, MLA, MP के
के प्रति जो डर है क्या निकल गया है? आज भी हम देखते हैं क्या, गांव में जब जाते हैं, कोई एसपी आया, कोई बीडीओ आया, कोई एमएलए एमपी आया, तो भारतीय किसान जो है उसके लिए कुर्सी निकालता है, कुर्सी देता है और उसके सामने हाथ जोड़ के खड़ा रहता है। अरे नहीं, दे आर नथिंग बट पब्लिक सर्वेंट। वो सब पब्लिक सर्वेंट हैं। प्रजातंत्र में प्रजा ही राजा है, लेकिन हो रहा है उल्टा। सेवक जो है वो कुर्सी पर तन के बैठा है और राजा उसके सामने हाथ जोड़ रहा है। उसके बाद बहुत सा शोषण। अरे सुनते हैं कि तुम्हारे यहाँ बड़े अच्छा भिंडी उगा है। रे बोला हाँ साहब, जो भेजता है अपना कोई चेला को, जा रहे चले पूरा झोला भर करके जो है भिंडी ले आता है। अब बेचारा वो गरीब गुरबा जो 2-4 दिन उसी से अपना रोजी रोजा चलाता, ले गया। तो कहने का तात्पर्य ये है कि बच्चों, आज़ादी के इतने साल हो गए हैं, लेकिन कहीं कहीं ऐसा हम लोग को महसूस होता है कि हम लोग आज भी गुलाम हैं, आज भी हमको आज़ादी नहीं मिली। और ये कब तक चलेगा इसका कहना मुश्किल है। तो ये पाठ, ये चैप्टर जो है हमें ये बताता है कि आज तक जो हुआ सो हुआ, अब आने वाला समय जो है उसमें आप से बच्चे जो देश के भविष्य हैं, आप ही लोगों पर जो है अब देश का सारा दारोमदार टिका हुआ है। देश को फिर से पुनः सोने की चिड़िया, विश्व गुरु और वह दौर जो भारत के लिए लोग ललायित होते थे, एक से एक नालंदा विश्वविद्यालय ये वो होता था, वैसा दौर में ले आना अब आप सही बच्चों का जो है कर्तव्य है। अब आप ही को तय करना है कि हम में से कोई नया हर्षद मेहता या मधु कोड़ा देंगे अथवा नया कोई गांधी सुभाष इत्यादि देंगे। तो ये चैप्टर देश की आज़ादी, देश पर मर मिटने के लिए प्रेरित करता है। हर एक बच्चा इम्पोर्टेंट है देश के लिए, एक एक बच्चा इम्पोर्टेंट है देश के लिए। अगर कोई पीछे बैठता है क्लास में तो उन्हें पढ़ने में कमज़ोर है, दिमाग से कमज़ोर है, तो ये सब नहीं कि वो खराब है। सब एक बच्चा भी अगर कहीं टर्न आउट हो जाता है किसी नेगेटिव रास्ते की ओर, तो वह देश के लिए बुराई है, वो देश का घाटा है, देश का क्षति है। तो आप सभी बच्चे, यह चैप्टर से हमें बताया कि देखिए आज़ादी के लिए कितना लोगों ने अपने प्राणों तक की आहुति दे दी। लेकिन आज़ादी के बाद जो नेता लोग बैठे, उन लोगों ने कहाँ तक आज़ादी लोग लिए थे कि राम राज्य लाएंगे। सपना ये था कि भारत में राम राज्य आएगा। राम राज्य का मतलब ये नहीं कि अयोध्या में जो है कि मस्जिद धसा के मंदिर बना देंगे तो हो जाएगा, राम राज्य आ जाएगा, ऐसा नहीं है। राम राज्य का मतलब किसी की आंखों में ना आंसू होगा, ना कोई भूखा होगा, ना कोई नंगा होगा, सब मिलकर एक साथ आगे बढ़ेंगे। लेकिन आप देखिए हम लोग कहाँ पहुंच चुके हैं। लूट खसोट का जो है कि एक नंगा नाच हो रहा है, भ्रष्टाचार जो है चरम सीमा पर है। तो ये बातों को ध्यान में रख करके आज हम लोग जो हैं यहाँ तक पहुँचे हैं। हमारे साथ आज़ाद हुए देश, चाहे वो स्विट्जरलैंड हो या फिर जापान हो, ऐसे ऐसे छोटे छोटे देश आज वो विकसित हो चुका है और हम लोग विकासशील विकासशील विकासशील, कब तक जो विकासशील बने रहेंगे ये समझ में नहीं आता है। आज से करीब 50 वर्ष पूर्व, 60-70 वर्ष पूर्व जो गरीब किसान वही लकड़ी का हल लेके जोतता था, आज भी वही जोत रहा है। कहाँ विकास हुआ, कहाँ कुछ हुआ, कैसे विकसित होगा देश? वो कौन सी रात होगी, कौन सी दिन होगी जब देश कह रहा है कि हाँ भारत देश विकसित हो गया।
तो ये सब सोचने वाली बात आप लोगों के लिए, हम लोगों के लिए, कि कैसे देश का विकास करना, देश को कैसे एक उस मुकाम तक पहुंचाना है जहां कभी विश्व गुरु हुआ करता था। तो ये थी चैप्टर। आपसे बच्चे इसका अध्ययन करेंगे किताब कॉपी लेकर के, और कल नहीं परसों हो सकता है, परसों या फिर बुधवार को, बुध या बृहस्पतिवार को जो है, बृहस्पतिवार को हम फिर इसको लाइन बाय लाइन पढ़ाएंगे। कहानी आप लोग पहले समझ लीजिए, समझने के बाद उसको नोट कर लीजिए कहानी क्या क्या बोल रहा है, इसके बाद फिर हम इसका लाइन बाय लाइन 1-2 दिन में बता देंगे। धन्यवाद।